नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है जब सबका फिर से। आज हम लोग क्लास 6 का पर्यावरण और हम समाप्त करने वाले हैं। तो क्लास 6 का ये अंतिम वीडियो है। कल हम लोगों ने कुछ इसके बारे में समझा था, देखा था, जाना था। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे संबंधित नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज जो बात होगी वो बात हो रही है जल मंडल के बारे में। तो यहाँ लिखा है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ये बात मैंने आपको बता दिया था। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। इस डाटा को याद रखेंगे। यहाँ ये जो पृथ्वी है इसमें से 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर क्या है जी, तो स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर, नदियां, झील, हिम नदियां, भूमिगत जल एवं वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। तो इस डाटा को भी याद रखेंगे कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल में से जो 97% से अधिक जल है वो सब कहाँ पाए जाएंगे? महासागर में पाए जाएंगे। और वह इतना अधिक खारा होता है। तो ये देखिए एक डायग्राम के तहत ये दर्शाया गया है कि मान लेते हैं कि जितना भी जल है उसमें से 97.5% जल आपको मिलेगा महासागर में और 2.5% जो जल है सो कैसे जल है? अलवणीय जल है। यानी कि इस जल में नमक की मात्रा बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है, नहीं है। ये बढ़ते हैं। सबसे पहले बात होगी महासागर के बारे में। तो महासागर जल मंडल के मुख्य भाग है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भट्टा और महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। ठीक है। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख है। सबसे बड़ा जो महासागर है उसका नाम है प्रशांत महासागर। उसके बाद है अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर, फिर है आर्कटिक महासागर। ये 5 महासागर है जिसमें सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। और इसी प्रशांत महासागर में दुनिया की सबसे गहरी जो स्थान है मोरियाना गर्त इसी प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मोरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। तो आपसे सवाल ये पूछेगा कि कौन सी महासागर वृत्ताकार है? तो आंसर क्या होगा? प्रशांत महासागर। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। तो ये आपके लिए नहीं है। अब बात होगी अटलांटिक महासागर के बारे में। ठीक है। तो अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा में एस अक्षर के आकार का है। तो आपसे पूछेगा कि कौन ऐसा महासागर है जो अंग्रेजी भाषा के एक एस अक्षर के आकार के समान है? तो आंसर होगा अटलांटिक महासागर। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। तो इस लाइन को भी ध्यान रखेंगे कि कौन ऐसा महासागर है जो व्यापार की दृष्टि से
सबसे ज्यादा व्यस्त महासागर है? तो आंसर होगा अटलांटिक महासागर, और इसका आकार है अंग्रेजी में एस अक्षर के समान। आगे है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। तो इसके लिए इस हिंद महासागर के बारे में यह मुख्य टॉपिक है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। तो ध्यान रखेंगे हिंद महासागर की आकृति कैसी है, तो त्रिभुजाकार है, और यह एकलौता महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे रखा गया है। इसके उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है तथा पूरब में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। आगे बढ़ेंगे। अगला है दक्षिणी महासागर। अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। तो ये आपके लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे भाई। अगला है आर्कटिक महासागर। उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जो जोड़ने वाली जल संधि है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है बेरिंग जल संधि। ये आपके परीक्षा में छपेगा ही छपेगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों एवं यूरेशिया से घिरा है। तो बस आर्कटिक के लिए बस यही ध्यान रखेंगे कि आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर कौन से जल संधि से जुड़े हैं, तो बेरिंग जल संधि से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात होगी वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल मतलब क्या है, पृथ्वी के ऊपर। तो आप इस आकृति में देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, तो ये आपका पृथ्वी है। इससे जब हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आएगा क्षोभ मंडल। इससे जब ऊपर जाएंगे तो आएगा समताप मंडल। इससे ऊपर जाएंगे तो मध्य मंडल। इसके ऊपर आएगा आयन मंडल, और सबसे ऊपर आपका आता है बहिर्मंडल। तो ध्यान रखेंगे समताप मंडल ये है आपका सबसे नीचे है क्षोभ मंडल। इसी में बारिश का होना, घटा का गरजना, सबके सब कहाँ होंगे, तो क्षोभ मंडल में होंगे। समताप मंडल में क्या होगा, तो समताप मंडल में वायुयान उड़ने के लिए अनुकूल जगह है। मध्य मंडल आयन, देखिए समताप और आयन के बीच वाले भाग को मध्य मंडल कहते हैं, और यहीं पे आपका जो ओजोन परत है वो पाया जाता है। ठीक है, जो सूर्य की किरणों से एक किरण निकलती है, पराबैंगनी किरणें, उसी को क्या करता है ओजोन, तो अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। और ओजोन का जो अणुसूत्र होता है वो होता है O3। तो ध्यान रखेंगे। और उसके बाद है बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल में क्या होते हैं, तो यहीं पे हमारे ये जो ऊपरी आकार होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बहिर्मंडल कहेंगे। आइए हम इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है, जो मैंने आपको बताया। कौन सा किरण, पराबैंगनी किरण। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान एवं अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हैं। तो पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, और कौन सा मंडल है, तो बहिर्मंडल है। चलिए अगला है कि वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है, जबकि ऑक्सीजन 21% है, तथा दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि मात्र 1% है। तो ध्यान रखेंगे हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है, 21%, और नाइट्रोजन कितना है, तो 78%। ठीक है,
ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। तो ध्यान रखेंगे, हमारी पृथ्वी किसके कारण गर्म रहती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हमारी पृथ्वी गर्म रहती है। ध्यान रखेंगे इस बात को। और यह पौधे की वृद्धि के लिए भी क्या है? आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी से घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हवा के घनत्व में क्या मिलेगा? कमी मिलेगा। इसी वजह से जब कोई पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ता है तो उसे सांस लेने में क्या होती है? कठिनाई होती है। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं यह तेजी से घटता जाता है। ये तो आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है, तो वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम होता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को हम लोग क्या कहते हैं? तो पवन कहते हैं। ध्यान रखेंगे जी, गतिशील वायु को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। और पवन जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आता है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। देखिए ये हम लोग का वायुमंडल है, और ये स्थल मंडल है, और ये जल मंडल है। तो जहां वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल, जहां तीनों का मिलन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। और वहां पर जीवन जो है सो क्या होती है? फलती फूलती है। ठीक है, तो जैव मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल का है ना, जहां पे मिलन होगा, जहां पे तीनों चीज मिलेंगे वहीं पे जैव मंडल होगा। ठीक है, वहीं पे हमारी जीवन फलेगी फूलेगी, खुशहाली रहेगी। आगे बढ़ेंगे। अब आगे है बात जी जीव मंडल का। जीव मंडल स्थल, जल एवं हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहां जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरियो से लेकर के बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल के प्राणियों के मुख्यतः दो भाग हैं, एक है जंतु जगत और एक है पादप जगत। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल कौन कौन? जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेतों के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगेगा। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। और यह सुनामी कब आया था? तो ये आया था 2004 में। ध्यान रखेंगे। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाह होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रहता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जन पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है
कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे CO2 बढ़ेगा वैसे वैसे पृथ्वी की तापमान क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि CO2 ही है जो पृथ्वी को गर्म किए रखता है बस। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है, इसलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल है। सवाल नंबर 1, कौन सी पर्वत, इसके कुछ टॉपिक को हम लोगों ने कल वाले वीडियो में भी पढ़ा था। कौन सी पर्वत से श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? एंडीज, हिमालय की यूराल? तो आंसर होगा यूराल, ऑप्शन ग। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? स्थल संधि से, जल संधि से कि नहर से? तो स्थल संधि से। उसका नाम क्या है? पनामा स्थल संधि। सवाल नंबर 3, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक नाइट्रोजन है, कितना? 78%। तब ऑक्सीजन है कितना? तो 21%। तब क्या है जी? कार्बन डाइऑक्साइड है। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? वायुमंडल नहीं, जलमंडल नहीं, थलमंडल बिल्कुल ग। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? अफ्रीका नहीं, एशिया बिल्कुल। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जिस महाद्वीप में हम लोग निवास करते हैं। आगे कुछ भरने वाला है, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो मोरियाना गर्त है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। देश महासागर का नाम देश के नाम पर रखा गया है, तो कौन सा जी? हिंद महासागर। और हिंद महासागर की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। देश स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है, तो कौन सा? जैवमंडल। ठीक है, जैवमंडल। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ देश कहा जाता है, तो इसको कहते हैं यूरेशिया। क्या कहते हैं? यूरेशिया। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो सबसे ऊंचा कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। एनसीईआरटी के हिसाब से इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब है अंतिम चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, हमारा देश भारत। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखर से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। प्रायद्वीपीय स्थल का वह भाग जो तीनों तरफ जल से घिरा होता है। ठीक है, तो जो स्थान तीनों तरफ जल से घिरा होगा उसे क्या कहेंगे? उस स्थान को कहते हैं प्रायद्वीप। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे पढ़ते हैं कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3200 किलोमीटर है। तो ध्यान रखेंगे, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 3200 किलोमीटर है अपने भारत की। तथा पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। तो पूरब से लेकर पश्चिम की दूरी है 2900 किलोमीटर और उत्तर से लेकर दक्षिण की दूरी है 3200 किलोमीटर। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महान मरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान, पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाता है। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन जीव के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इसके कहने का मतलब है कि देखिए, जब हम लोग दक्षिण भारत में जाएंगे जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका,
जब हम उधर की ओर जाएंगे तो उधर का भाषा अलग होगा, पहनावा अलग होगा। वही जब हम लोग असम में जाएंगे तो उधर का भाषा, तो हर जगह की जो है अलग अलग भाषा है, अलग अलग संस्कृति है, और इन सभी चीजों को भारत अपने अंदर समाये हुए है। इसी इसी भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 में अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा है। तो ये जो है सो पहले का डाटा है। अब ध्यान रखेंगे, भारत जो है आबादी के मामले में नंबर 1 पे आ गया है। ठीक है, आ गया। अब इसकी हम लोग स्थिति के बारे में जानेंगे, ग्लोब पर इसकी स्थिति क्या है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यह ध्यान रखेंगे। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी देश के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है, जबकि पश्चिम से लेकर पूर्व तक का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 से पश्चिम से पूर्वी देशांतर के बीच है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि उत्तर से दक्षिण वाली क्या है और पश्चिम से पूरब वाली क्या है, क्योंकि कई बार ये सवाल में परीक्षा में सवाल आए हुए हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है भारत की दृष्टि से। अगर हम विश्व की पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगा? बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटा है। आइए, क्या आप जानते हैं बड़े देश जिनका विस्तार पूरब से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहां पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 और कनाडा में 6 मानक समय है। क्या आपको पता है रूस में कितनी मानक समय है? तो ध्यान रखेंगे, रूस में 11 मानक समय है, कनाडा में 6 है और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए 7 मानक समय है। अब ये कुछ ये भारत का एक नक्शा है और इस नक्शे पे दर्शाया गया है कि देखिए ये भारत है। भारत के इस साइड में क्या है? तो ये तिब्बत है और इसी के ऊपर में कौन है? चीन है। ये नेपाल के बारे में आपको दिखा रहा है। ये भूटान है। ये बांग्लादेश है, देख सकते हैं गौर से। बांग्लादेश हम लोग जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। ये आपका म्यांमार है। तो देखिए म्यांमार का जो सीमा है बांग्लादेश के साथ भी बनता है। ठीक है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। ये आपका श्रीलंका है और श्रीलंका और भारत एक जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं। इसका नाम आपको बताना है, तो हम बता दें पाक जल डमरूमद इसको कहते हैं। ठीक है, इधर आपका मालदीव है। अभी अभी विवाद भी हुआ था और हमारे देश के प्रधानमंत्री इसके लिए लक्षद्वीप भी गए थे और उन्होंने वहां के इस देश के लोगों से अपील भी किया कि आप लोग मालदीव न जाकर के लक्षद्वीप जाए और यहाँ का एक बार सैर करें। ये आपका अरब सागर है, इस साइड में पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है। आप देख सकते हैं कि इस नक्शे में अफगानिस्तान का जो सीमा है वो भारत के साथ भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे भारत का सबसे लंबी जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगी है, जबकि सबसे छोटी जो सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ होगी। और हमें जहां तक याद है भारत और अफगानिस्तान की सीमा की लंबाई में भी 42 किलोमीटर है। एक बार इसको कंफर्म कर लीजिए। नहीं, सॉरी मिस्टेक है, 106 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है भारत का राजनीतिक मैप है ना, और इस राजनीतिक मैप में भारत के राज्यों को दर्शाया गया है। ऊपर से ये आपका लद्दाख है,
ये हिमाचल है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश है, ये हाँ उत्तर प्रदेश है, ये आपका नेपाल है, इधर ये आपका उत्तराखंड है। हाँ, और हम लोग यहाँ रहते हैं बिहार में, ये है बिहार आपका। ठीक है, तो हम लोग यहीं हैं अभी। चलिए, तो इस नक्शे के बारे में भी कुछ विशेष चर्चा होगी, आज नहीं होगी। नक्शे का स्पेशल एक हम क्लास लेकर के आएंगे, उस पे हम लोग इसके बारे में बढ़िया से डिबेट करेंगे। आगे एक और आया है, भारत का भौतिक मानचित्र है। इस मानचित्र में नदियों को और पहाड़ों को और ये सब जो है उनको दर्शाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि ऊपर में जो ये है, इधर झेलम सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, ये सब सतलज है, ये सब नदी है। तो इसके लिए भी हम एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें भारत की सभी नदियों को हम लोग देखेंगे डायग्राम के हिसाब से। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें कुछ ज्यादा विशेष चर्चा नहीं करने वाले हैं। आगे है जलोढ़ निक्षेप। ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदीन बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। तो ध्यान रखेंगे, ये आपका जलोढ़ मिट्टी इसको कह सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी जो है नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। ठीक है, आगे है सहायक नदी। एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरह से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। तो देखिए, सहायक नदी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यह एक नदी है गंगा नदी, और इसमें कोई भी एक नदी आकर के मिल गई, है ना, तो यही कहेंगे कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी, इस नदी का नाम मान लो यमुना है। ठीक है, तो यमुना जो है सो क्या है, गंगा की सहायक नदी है, जबकि मुख्य नदी कौन सी है, गंगा नदी ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है, और ये डेल्टा कौन सी है, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहां नदी या समुद्र में प्रवेश करता है, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। ठीक है, तो नदियां जहां समुद्र में प्रवेश करती है, उस जगह को हम लोग नदियों का मुहाना कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। ठीक है, हिमालय पर्वत की तीन मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। तो विश्व की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो वो हिमालय के उत्तर में स्थित बृहत हिमालय या हिमाद्री में है। ठीक है, आगे है आपका मध्य हिमालय। मध्य हिमालय को हम लोग हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम से पता, शिवालिका सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। ठीक है, तो सबसे उत्तर में कौन सा है, तब बृहत हिमालय या हिमाद्री, और सबसे दक्षिण में कौन सी है, तो शिवालिका है, और बीच यानी मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय, तो ये बीच में है। ठीक है, आगे हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल एवं सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महा मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म और रेतीला स्थल है। यहाँ
वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व के सबसे पुरानी श्रृंखला है। तो ध्यान रखेंगे, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। और यह कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, आगे है विंध्याचल एवं सतपुरा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं से होकर के नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती है। ठीक है, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां है। तो भारत में दो ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है, और ये नदियां कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती। इसीलिए ये दोनों नदियां इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के भी। तो ध्यान रखेंगे, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है? तो एक है नर्मदा और एक है ताप्ती, जो अरब सागर में गिरती है। तो ध्यान रखेंगे, नर्मदा और ताप्ती जो है, बाकी सब तो नदियां बंगाल के खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री या तथा पूरब में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला, लौह, अयस्क की प्रचुरता है। तो ध्यान रखेंगे, कोयला और लोहा कहाँ पाए जाते हैं? तो पठारों में ही पाए जाते हैं। आगे है पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूरब में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरीय है तथा पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़ी है। यहाँ पूरब की ओर बहने वाली कई नदियां हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ध्यान रखेंगे, नर्मदा और ताप्ता गिरती है अरब सागर में, जबकि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब के सब बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी भी जब गिरती है तो उसके मुहाने पर एक डेल्टा बनता है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। और उस सुंदरबन डेल्टा में सबसे ज्यादा सुंदरी नामक वृक्ष पाई जाती है। ठीक है, और उसी वन में, सुंदरबन वन में ही बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं, प्रवाल छोटी समुद्री जंतुओं के कंकाल है जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। ठीक है, प्रवाल द्वीप का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में इसमें बताया गया है कि जब वो प्रवाल जो होते हैं एक जंतु होते हैं, समुद्री जंतु होते हैं, और जब ये मर जाते हैं तो उनके जो ठोस कंकाल होते हैं वो एक पर एक जमते जाते हैं, और इसी से क्या होता है? प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। जैसे दिया है, भारत में दो द्वीप समूह भी है। जैसे एक है लक्षद्वीप समूह, जहां अभी अभी आपके देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, जो अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर पर स्थित प्रवाल द्वीप है। ठीक है, तो लक्षद्वीप कैसा द्वीप है? तो लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्वी देश में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो लक्षद्वीप समूह
अरब सागर में स्थित है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन से द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? बिल्कुल वह था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। समाचार पत्रों एवं लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट पर टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने, ये कुछ नहीं है। सुनामी के बारे में, एक सवेरे परी मनुष्य पर उजले की काली छाया, सुनामी दानवी ने अपना प्रलयकारी कहर ढाए। ये कविता है सुनामी के बारे में। समुद्र में उठा अलोड़न, मीलों दूर फैला साया, प्रकृति के विनाश ने मानव को अपना ग्रास बनाया। विनाश का था विकराल आकार, चारों ओर मचा हाहाकार, कोई नहीं बच पाया उससे, भागे बचाने अपने प्राण। तो ये जो सुनामी आया था ना 2004 में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर आया हुआ था और बहुत नुकसान हुआ था। आगे अब इससे कुछ सब्जेक्ट सवाल है। हिमालय की सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं, हिमाचल कहते हैं। हिमाचल मध्य वाला, हिमाद्री उत्तरी, तो कौन होगा? शिवालिक का। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो अरावली, पश्चिमी घाट या हिमाद्री, तो इसी को हम लोग कहते हैं पश्चिमी घाट। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच क्या है? पाक जल संधि है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? अंडमान निकोबार, ये बंगाल के खाड़ी में है। लक्षद्वीप समूह बिल्कुल ख होगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये अरावली है। और ये कहाँ स्थित है? मैंने बताया था अरावली राजस्थान में स्थित है। चलिए, तो अब आपका आज क्लास 6 का पर्यावरण और हम समाप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे क्लास 6 का हिस्सा।